हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शासन प्रणाली। राजतंत्र यह एक शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति से समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति को निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातत्व है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता का वास होता है, अर्थात लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिसमें प्रमुख है संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारत संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 से पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारत
भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी-वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। भारतीय संघात्मक को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी-वियर का कथन था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका नोट्स वहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्य के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसका केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। केवल भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसके कारण कोई संप्रभुता कम नहीं हो जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में किस शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में हमारा संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यूके में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। तो 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन करती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों के संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का केवल 1 और 2 सही हो जाएगा क्योंकि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत के अभिव्यक्त करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन से आपका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिएगा वीडियो को ऊपर करके। ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। तो ये 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। तो 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। ऑप्शन ए है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन बी है इसमें संस्थात्मक रूप से सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए है 1 in 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है चारों। तो दोस्तों 12 का हमारा बी सही हो जाएगा जो कि 1 2 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो हमारा 13 का डी सही हो जाएगा जो कि 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। 13 का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है कि सत्तावादी सरकार नहीं है। भारतीय राजतंत्र की सत्तावादी सरकार विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कथन है भारत का एक अपना एक संविधान है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है, और भारत का एक अपना संविधान है, इसलिए वो लोकतांत्रिक है, ये सही नहीं है। तो दोनों ऑप्शन ए एंड बी सही है, बट बी आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। तो सुशासन की व्यवस्था लाल फीताशाही नहीं है, लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो 18 का बी सही हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य रहता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही रहता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो यह वक्तव्य राज्य हर जगह है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी राज्य। ऑप्शन सी है राजनीतिक समानता। ऑप्शन डी है साम्यवादी राज्य। तो 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। तो 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन ए है संविधान की कठोरता। ऑप्शन बी है एकल कार्यपालिका। ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। पहला है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन डी है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो 24 का ऑप्शन डी सही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन ए है संविधान
लिखित है। ऑप्शन बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ जनता को सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, बदलने का भी अधिकार है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग चारों पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। तो 26 का ए सही हो जाएगा। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब कोई राजा का वंश जो है उसी पर राज करते आ रहा है, वैसा शासन नहीं है भारत में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। भारत के संविधान से राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किनसे निर्धारित होता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, न ही कठोर और न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारत का संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 31 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 क्या कहता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। 32 का बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ को सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहता है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और रीजन है उसके एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों ए और बी सही है, बट आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और रीजन है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो 34 का सी सही हो जाएगा, जो कि ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक न्यायिक नहीं है, ये सही है, बट भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्या कहता है निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? 1 है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति, पांचवा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठा है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के स्वीकृति, छठा है संवैधानिक संकट, सातवां है एक सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए है 1, 3 और 7, ऑप्शन बी में है दूसरा, पांचवा और आठवां, ऑप्शन सी में है पहला, दूसरा और पांचवा, ऑप्शन डी में है चौथा, छठा और तीसरा, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है? तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में है 2, 3 और 5, ये 2, 3, 5 और ये तीनों संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 कथन दिए हुए हैं, आप लोग चारों पढ़ लीजिएगा। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए है, एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। आगे 3 ऑप्शन और है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। रीजन है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ छोड़ा गया है। तो 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और ए जो है वो आर का मान्य स्पष्टीकरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन सा किसका स्पष्टीकरण है वो बताने के लिए। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। रीजन दिया हुआ है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा, ये सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, और लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो 41 का देखते हैं। 41 का बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आर का व्याख्या नहीं कर रहा है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है। 42 कहता है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो इसका ऑप्शन 42 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सही है, ए और आर जो है एक की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, ऑप्शन ए है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। ऑप्शन बी है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी है, यह संघ तथा
राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कारण कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त दोस्तों इस वीडियो का यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से हम आगे देखेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।